हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 19 अगस्त की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल बात करता है रोशनी के बारे में। रोशनी क्या है? रोशनी नाम की नई रोशनी नाम की एक स्कीम भी थी पहले। ये रोशनी एक नया इनिशिएटिव है। ये असल में एक लैंटर्न है जिससे कि अगर आप उसमें जब नमकीन पानी डालेंगे यानी खारा पानी डालेंगे तो वो उसके नमक का इस्तेमाल करके वो प्रज्वलित हो जाएगा, जलने लगेगा। तो रोशनी असल में इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटर्न है। तो इसका फ़ायदा आप सोच ही सकते हैं। अगर कोई मछुआरे हैं या शिप पर हैं आप, जहाँ समुद्र में फंस गए हैं, तो वहाँ नमक पानी वाला आपको बस वो पानी मिल जाए, आप उससे ही अपना एक लैंटर्न जला सकते हैं। तो काफ़ी मदद करेगा, ईज़ ऑफ लिविंग क्रिएट करेगा गरीबों के लिए जिनके पास साधन नहीं है या किसी ऐसी स्थिति में जो लोग कोस्टल इलाकों पर रहते हैं, तटीय क्षेत्र में, उनके लिए तो बहुत बड़ा मदद ये कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये क्या है, ये तो एक सलाइन वाटर लैंटर्न है। किसने डेवलप किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है इसको। और ये पहला सलाइन लैंटर्न इंडिया का था। तो इसका फ़ायदा आप सोच सकते हैं कि जो समुद्री इलाकों में है उनके लिए तो है ही, और जो समुद्री इलाकों में नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस आपको पानी मिला देना है नमक में और इसमें डाल देना है, तो उसके नमक को इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करके वो इलेक्ट्रोड अपनी पावर जनरेट करेगा, जिससे वो लैंटर्न जलने लग जाएगा। ये बात हो गई रोशनी की। अगला आर्टिकल उस पर जाने से पहले दो हमारे जो प्रोग्राम हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला हमारा मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और दूसरा हमारा प्रारंभ प्रोग्राम। अगर आप बेसिक लेवल से एजुकेशन चाहते हैं कि जहाँ से भी यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक बेस बनता है, एनसीईआरटीज़ हो, फ्रॉम रूट्स टू पिनाकल, वो कवरेज मिलती है आपको हमारे प्रारंभ प्रोग्राम में, जो कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है 2023 के लिए शुरू हो चुका है, ऑफलाइन दोनों ही और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में, जिसमें हम आपको शेड्यूल देते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, टेस्ट, क्लासेस सब मिलता है आपको। जबकि अगर आप ऐसी स्थिति में जहाँ आपने प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल की हुई और आपको सिर्फ एक अपडेट चाहिए, तो वहाँ मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जहाँ आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, सैटरडे और संडे को आप टेस्ट देंगे। सैटरडे को प्रीलिम्स का, संडे को मेंस का टेस्ट आप देंगे और उसका एवेल्युएशन होगा। और अगर आपको लगे आप कहीं अटक रहे हैं तो आपको लगातार हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आपको मेंटोरशिप दी जाएगी साथ साथ, वन ऑन वन मेंटोरशिप। तो ये है हमारा एमआईपी प्रोग्राम और ये है फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ। दोनों की डिटेल हमारी वेबसाइट और आप इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की। अब देखिए, आप सबको पता है पेटेंट मिलता है जब वो कुछ नया बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया ईजाद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हम कोई चीज़ सोचते हैं हमने डिस्कवर की, पहले से ही थी दुनिया में, आपको बाद में पता लगे यार ये तो पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडिया की कई ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कई ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। इंडियंस को हालांकि पता है। दुनिया वाले, अमेरिका वाले बनाएंगे कंपनियां, उस पर पेटेंट फाइल कर देंगी और कहेंगे हमने बनाया है, जबकि हज़ारों साल से इंडिया में लोग वो फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हल्दी के ऊपर पेटेंट ले रहे थे कुछ लोग। तो अगर आप कोई आपको कहे कि हल्दी दूध का मिला के एक दवाई बना ली उन्होंने, और वो कहेंगे ये हमारा नया एक इम्यूनिटी बूस्टर एक दवाई है हमारी, तो भाई ये कैसे हो सकता है? इंडिया में तो लोग हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं, पर उन्होंने अमेरिका में पेटेंट ले लिया उसका। तो उसी के लिए इंडिया ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, जहाँ पर वो सभी चीज़ डेटाबेस था जिसके अंदर वो डेटा उपलब्ध था, जहाँ इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, चाहे आयुर्वेदा का हो, यूनानी का हो, उसके बारे में डिटेल थी, ताकि इनके खिलाफ पेटेंट फाइल ना किया जा सके, जो चीज़ें इंडिया के ऑलरेडी नॉलेज बेस में है, क्योंकि वो पहले से चली आ रही हैं। और ये स्टैब्लिश किया गया था 2001 में सीएसआईआर के द्वारा। सीएसआईआर मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया की एक लीडिंग बॉडी है ये। और अब जो है पहली बार ये डेटाबेस, नॉर्मली जो डेटाबेस बनाया गया था, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी थी, आप सोचोगे कि कोई भी जाके वेबसाइट जाके खोल लेगा, ऐसा नहीं था। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी थी, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई पेटेंट फाइल ना कर सके। तो जो पेटेंट डेटाबेसेस थे उनके लिए ओपन था, आम यूजर्स के लिए नहीं। अब आप भी चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, आपको बस एक फीस देनी पड़ेगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ डिजिटली हमने अपना जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था उसकी चीज़ों को रखा था, ताकि अगर कोई पेटेंट ऑफिस वाला कहीं पेटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो देखेगा यार ये तो इंडिया में पहले से चल रहा है। नहीं तो होगा क्या, हम पेटेंट के खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, ये क्या कि हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उतनी लिटिगेशन होगी, उतना उसको केस और उसके खिलाफ फाइलिंग होगी। इन सब से बचने के लिए डिजिटाइज फॉर्म में क्रिएट किया गया था, जिनको 5 भाषाओं में, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश में प्रोवाइड किया गया था, ताकि जो बाहर के देशों के ऑफिसेज हैं वो भी देख पाएँ, अच्छा पेटेंट एग्जामिनर जो होते हैं, कि अच्छा ये पेटेंट देने से पहले, अच्छा ये चीज़ तो पहले ही इंडिया में फॉलो हो रही है। ये था टीकेडीएल डेटाबेस, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। लेकिन ये जैसे मैंने पहले बोला, लाइब्रेरी सबके लिए उपलब्ध नहीं थी, केवल 14 पेटेंट ऑफिसर्स के लिए ही वर्ल्ड वाइड उपलब्ध थी, जो इस पर सर्च और एग्जामिनेशन कर सकते थे। अब पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल मिला है, जिसके थ्रू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो उपभोक्ता हैं इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
तो रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बड़ा रोल निभा सकती है कि आप सिक्योर रहेंगे। और अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पता लगा कि ये क्या पद्धति पे काम करती है, वो प्रोसीजर आपको मालूम लगा, तो उस प्रोसीजर को पढ़ के आप कुछ और डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ का डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए तो वो एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल और इनोवेशन या और नॉलेज को ग्रो करने में कर सकते हैं। ये फ़ायदा हो सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का, जब इसे यूजर्स के लिए खोला गया उसका फ़ायदा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किसने इसको इस्टेब्लिश किया, कब किया, क्या ये सबके लिए ओपन था, क्या इसका यूटिलिटी है, क्या ये पेटेंट फाइल खुद से करते हैं या उसके रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आ जाती हैं। अगला आर्टिकल महानदी रिवर के बारे में है। महानदी रिवर कहाँ से बहती है भाई? उड़ीसा से है। और आईएमडी ने रिसेंटली कहा था कि बहुत हैवी रेनफॉल उड़ीसा में हुई है, जिसकी वजह से महानदी के आसपास बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी असल में अमरकंटक के बिल्कुल पास सिहावा एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ये आपको बस्तर हिल्स में पड़ता है और ये इस पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। और महानदी के बारे में या किसी भी रिवर के बारे में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे तो बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको क्लैरिटी इसके बारे में होनी चाहिए। इसकी जो कैचमेंट एरिया है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा इलाका आता है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि वहाँ नदियाँ कम है, वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो इसकी ट्रिब्यूटरी अगर आप देखें, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी मेजरली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है मेजरली वो सारे आप देखें तो उसमें डेव लगा होगा, सेवनाथ, हसदेव, मांध, यानी ओ वाले जितने हैं मेजरली, या इब, ये सारी इसके लेफ्ट वाले हैं, जबकि ओंग, तेल और जोंग जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से कौन सी राइट हैंड है? तो सीओ, हसदेव, मांध और इब ये लेफ्ट वाली हैं, ओंग, तेल और जोंग राइट वाली हैं। इसमें कुछ डैम्स भी हैं मेजर, जैसे हीराकुद डैम सबसे बड़ा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम जो था इंडिया का, फिर रविशंकर सागर है, तेंदुआ है, हसदेव है, सौंदू रिजर्वियर है। ये सभी प्रमुख डैम और प्रोजेक्ट्स महानदी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसके आसपास आप देख रहे हैं मैप, अगर आप देखें ना तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ शहर भी दिखेंगे। कटक दिख रहा होगा, पैरादीप दिख रहा होगा, रायपुर दिख रहा होगा। तो कई सारे अर्बन क्लस्टर्स भी इसके आसपास हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग और कटक, जो हमने मैप पे वहाँ देख लिया। तो बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी होती रहती है। फिर हमने कहा था आईएमडी ने डिक्लेयर किया। आईएमडी कब स्टैब्लिश की गई? 1875 में। क्या काम है इसका? इसका काम है जो मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो करना, ताकि किसानों को और आम जनता को बहुत फ़ायदा हो। आपको फ्लड के बारे में इन्होंने पहले बता देते हैं, ये क्रॉप फेलियर का केस अगर आ सकता है, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए फ़ायदे का ये काम करते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एक पहले PYQ आया था 2015 में फॉलोइंग रिवर्स के बारे में, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी टू गोदावरी। हालांकि हमने अभी कवर किया महानदी को, लेकिन गोदावरी महानदी उसी रीजन में बहती है। तो आप बताइए क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड पेन्नार, इनमें से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है? सबसे पहले आप देखिए, जो इसमें पेन्नार है ये साउथ में बहती है। तो आपको पता है कहाँ गोदावरी महानदी, कहाँ पर पेन्नार। तो पेन्नार ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर देंगे, ये गया, बचा 1, 2 और 3, 2 और 3। अब अगर आप गौर से देखें तो जो वंशधारा है, अगर आपने पढ़ा है तो ये गोदावरी के पास बहती है, लेकिन गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो वंशधारा भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इट्स 2 और 3, विच इज इंद्रावती और प्रणहिता, दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो मेजर रिवर्स हैं आप वो भी करेंगे तो आप ट्रिब्यूटरीज को बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल बाल आधार के बारे में है। देखिए, इंडिया में आधार सबके लिए बनना था, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चे हो। तो हाल ही में 7.9 मिलियन चिल्ड्रंस को बाल आधार दिया गया। बाल आधार और आधार में क्या फ़र्क है? देखिए, बाल आधार ब्लू कलर का होता है। नॉर्मली आप आधार जब बनवाने जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक्स में अपना रेटिना और अपना प्रिंट वगैरह सब देना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, केवल उसी से मैप किया जाता है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो जो बॉडी है वो एक्सपैंड करेगी और चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रेटिना का स्कैन और फेशियल स्कैन इसमें उस तरह नहीं लिया जाता, या फिंगरप्रिंट उस तरह नहीं लिया जाता, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल इमेज ली जाती है और उससे एनरोल कर देते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा और 5 साल से ऊपर का हो जाएगा, तब जाके वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपनी नए बायोमेट्रिक्स देके, और आधार जो नॉर्मल आधार है वो फिर इशू कर दिया जाएगा। तो बाल आधार कैसे डिफरेंट है? ये ब्लू कलर का होता है, इसमें आप रेटिना स्कैन या फिर फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते हैं, केवल एक फेशियल रिकॉग्निशन के लिए फ़ोटो ली जाती है। बाकी जो पेरेंट हैं और गार्जियन हैं उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इसके माता पिता है कि नहीं। और जब वो बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाएगा तब जाके उनका आधार ID बन सकता है। वही नंबर रहेगा सेम जो बाल आधार में दिया, ताकि बचपन से लेके आपके पूरे जीवन तक आपको एक ही आधार नंबर मिलता है, जिसके हिसाब से आपको सारी सुविधाएं और आइडेंटिफिकेशन हो पाए।
अगला आर्टिकल बात करता है वीर दुर्गादास राठौड़ की। हाल ही में इनकी एक मूर्ति का शिलान्यास किया था डिफेंस मिनिस्टर ने जोधपुर में। तो कहाँ के थे पहले ये? तो जोधपुर के थे। और जो मारवाड़ का रीजन था, वहाँ के सबसे फेमस ये जनरल थे, राजपूत जनरल। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और एक फेमस वॉरियर है। तो अगर आपको पूछा जाए वीर दुर्गादास कहाँ को बिलोंग करते हैं, तो मारवाड़ रीजन के हैं, जोधपुर में थे ये। और जब राजपूत वॉर हुई थी और जो रिबेलियन हुआ था, राजपूत रिबेलियन, उसमें बड़ा रोल इन्होंने निभाया था। राजा जयसिंह टू के अंदर और उनके साथ एक तरह से उन्होंने काम किया था रिवोल्ट में। तो यह है वीर दुर्गादास राठौर। कहाँ से? तो जोधपुर से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हायाबुसा 2 प्रोब के बारे में। हायाबुसा क्या है? हायाबुसा असल में एक फेमस मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही है। हायाबुसा असल में एक लॉन्चर था, एक प्रोब था जो एक एस्ट्रॉयड पे गया था। याद रखिए, हायाबुसा एक क्या था? हायाबुसा मिशन के अंतर्गत ये एक प्रोब था जो भेजा गया था एस्ट्रॉयड के ऊपर। एस्ट्रॉयड का नाम था र्यूग्यू। वहां से ये लगभग 5.5 ग्राम रॉक और डस्ट लाया उठा के, जिसको स्टडी किया जाएगा। तो 6 साल की इसकी यात्रा रही और 2018 में स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड पे पहुंचा, वहां रोवर इसने लैंड कराए और वहां से डस्ट लेके आए ये। तो इस मिशन से होगा क्या, हमें पता लगा कि क्रेटर किस तरह, इन्होंने कैसे वो एक एस्ट्रॉयड काम करता है, किस तरह जो उसका प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल क्रेटर क्रिएट किया। क्रेटर मतलब होता है गड्ढा करना। चांद पे बहुत से क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं। तो एक गड्ढा क्रिएट किया, उससे फिर इसको यूज़ किया और जो डस्ट निकली उसको लेके ये इंडिया आ गए। और कहाँ लैंड हुए? तो सदर्न ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स में 2020 में लैंड हुआ था ये। इससे पता लगा है कि वाटर और ऑर्गेनिक मेटल जो है वो वहाँ पर हमारे प्लेनेट के आउटर एजेस से शायद लाया गया था। सोलर सिस्टम के बाहर से जो वो जीवन के कण है, शायद वो हमारे केंद्र में लाया गया ऐसे किसी बॉडीज़ के द्वारा। ये ऑब्जर्वेशन है, हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए हायाबुसा 2 क्या है और रिव्यू जो हमारा एस्ट्रॉयड है वो मिशन के बारे में। एस्ट्रॉयड क्या होता है? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में ये। और इनकी खास बात ये है कि ऐसे 10,000 एस्ट्रॉयड हैं और कुछ जो उनमें से पोटेंशियली हज़ार्डस एस्ट्रॉयड होते हैं जो धरती पे आकर टकराने की आशंका रखते हैं। उन्हें हम पोटेंशियली हज़ार्डस ये कहते हैं, क्या? एस्ट्रॉयड्स, राइट। फिर फीफा भी न्यूज़ में है क्योंकि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की मान्यता को रद्द कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि इस पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो फीफा कब बनी? 1904 में। सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके 211 मेंबर्स हैं, यानी इतने देश आपके फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बॉडी है ज्यूरिख बेस्ड। इसके अंदर 6 रीजनल ऑफिस हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ओशियाना और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जैसे कई सारे एसोसिएशन इसके अंदर कार्य करते हैं। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये 1937 में फॉर्म हुई थी और ये इंडिया में फुटबॉल एसोसिएशन को सब कुछ को मैनेज करती है और अब इसको बैन किया गया है। यहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये थी कि भाई कैसे कैसे कब क्या फॉर्म हुआ और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से इसे रोका गया है। अगला आर्टिकल है लेक गर्दा के बारे में। लेक गर्दा जो है वो लेक ग्रैडा जिसे भी कह सकते हैं, जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करें, इटली में है ये। तो जब इस लेक पे रिसेंटली देखा गया कि पानी का स्तर घटा, पहली बार बहुत ज़्यादा पानी का स्तर घट गया, तो वहाँ जो पत्थर थे वहाँ लिखा हुआ था, नक्काशी की हुई थी पत्थरों पर कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो इतना वाटर लेवल डाउन चला गया है जो शायद बहुत सालों पहले गया होगा। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर वर्स्ट ड्रॉट देखा गया है बरसों का इटली में। तो लॉक ग्रेदा का है इटली में, इसे बेनाको भी कहते हैं और इटली की लार्जेस्ट लेक है। तो बेनाको या लेक गार्दा के बारे में बताया जाए तो कहाँ पर है? इटली में, यहाँ सिचुएटेड थी और ये अभी तक बहुत भयंकर सूखा यूरोप में पड़ रहा है। इटली में स्पेसिफिकली बहुत कम रेनफॉल देखने को मिली और उसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर थी जैसे पो, वो भी सूख रही है मोस्टली। तो इनका जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बेल्ट है बुरी तरह प्रभावित इससे हो रहा है और इटली की लॉन्गेस्ट रिवर जैसे मैंने बताया पो है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है इस कंडीशन से। तो अब इन्होंने कहा है कि वो और जो पानी है वो फ्लो कराएंगे जो गार्दा लेक है इसमें बाहर की रिवर्स के थ्रू, ताकि पानी बढ़े, ताकि लेक को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग उस लेक को देखने आते हैं। टूरिस्टों ने नहीं देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू सी दिस यू आर इन डेंजर, उस तरह की चीज़ वहाँ लिखी हुई थी। इसका मतलब काफ़ी खतरा है और सूखे पड़ने का। यह है लेक गार्दा की कहानी। आगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। असल में क्या होता है ना, जब कोविड आया तो कई कंपनीज जो ऑपरेशन में थी उनको बहुत लॉस लगा, काम नहीं हुआ 2 साल तक। तो जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, बिजनेस 2 साल ठप रहा। तो लेट्स से आपको बिस्किट बनाना है और आपकी बिस्किट की कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास मैदा ही खरीदने का पैसा नहीं है, 2 साल में सब खर्च हो गया, मशीनें हैं, सब कुछ है। अगर आपको पैसा मिल जाए मैदा खरीदने के लिए
फिर आप मैदे से बिस्किट बना लें, आटे से बिस्किट बना लें पैकेजिंग के लिए, आपका मार्केट में बिस्किट बेचना शुरू हो जाएगा, आपकी कंपनी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस। तो उसके लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लगाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें 50,000 करोड़ की आप बढ़ोतरी करके से 5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है कि अगर हॉस्पिटैलिटी और इससे जुड़ा हुआ कोई सेक्टर है, टूरिज्म वगैरह, यहाँ पर किसी को लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए तो यहाँ आ सकते हैं, ताकि जैसे होटल चल रहा है लेकिन ऑपरेट नहीं कर पा रहे आप क्योंकि पैसा ही खत्म है, उस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो मदद चाहिए आपको, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 का जो था उसके अंदर ये दिया जा रहा था, ताकि ऑपरेशनल लाइबिलिटीज जो है, सैलरीज देनी है, कुछ ऐसा मेंटेन करना है ताकि बिजनेस शुरू हो पाए। एक बार चलने लग गया तो फिर धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको पुश करने के लिए था ये इन कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 2020 का था उसको अब बढ़ा के 5 लाख करोड़ किया गया है फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत जो मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 100% गारंटी दी जाती है कि भाई कोई लॉस अगर आपको होगा, अगर ये लोन रिपे नहीं हुआ तो हम ये देंगे। ये कौन इसका ऑपरेशनल डोमेन में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो 5 लाख करोड़ इसको बढ़ा के कर दिया गया है और 3.67 लाख करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं इस तारीख तक। तो खास बात क्या है कि जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं, ऑपरेशनल कैपिटल है, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश इसके अंदर की गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। क्या करती है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब एक बार देखते हैं आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई थी 2001 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। महानदी रिवर त्र्यंबकेश्वर से चलती है और नासिक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचती है महाराष्ट्र में। बाल आधार बायोमेट्रिक्स लेता है बच्चों का, जिससे बायोमेट्रिक्स नहीं कलेक्ट किया जाता है। हायाबुसा 2 प्रूव टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर। लेक ग्रादा इज लार्जेस्ट लेक इन इटली। इनमें से क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन, आई थिंक आपने सारे सही किए होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल onlyas.nothing else पे जाके पीडीएफ्स और बाकी कंटेंट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।